हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। मैं राजेंद्र सांगला। बच्चों, इस सेशन में हम कक्षा 10 की पुस्तक कृति का भाग 2 के अध्याय संख्या 3, जिनके लेखिका का नाम है मधु कांकरिया। और मधु कांकरिया जी ने यहाँ हमारी पाठ्य पुस्तक में उनके द्वारा रचित एक यात्रा वृत्तांत है जिसका नाम है साना साना हाथ जोड़ी। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो मेरा जीवन है, एक प्रार्थना है ये कि मेरा जीवन है कि मैं सभी से अच्छा करता हुआ चलूं। कहने का तात्पर्य कि मैं किसी को मतलब अपनी तरफ से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊं। तो यहाँ जो यात्रा वृत्तांत है उसमें लेखिका ने सिक्किम राज्य की, जो पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, उसकी राजधानी गंगटोक, उसके यात्रा वृत्तांत के साथ साथ हिमालय की यात्रा की जो लेखिका ने उसका भी इसमें वर्णन किया है। साथ साथ में वहाँ के यात्रा से विमुक्त होकर के लेखिका सौंदर्य का वर्णन नहीं करती, यहाँ तक कि वहाँ के निवासियों में जो कठिनाइयाँ थी, जो बेरोजगारी, जो बेकारी थी, किस प्रकार से वो अभाव में जी रहे थे, किस प्रकार से हिमालय की यात्रा को सरल बनाने के लिए जो रास्ते बनाए गए थे, किस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन में गंवाया, बहुत से लोगों ने, इन सब के बारे में उन्होंने हमें बताया है। तो हमने इसका पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था। इसे बहुत बड़ा अध्याय होने के कारण इसे अपने 2 पार्ट में बांटा गया था। तो इस सेशन में हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस सेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं? इस सेशन में साना साना हाथ जोड़ी, जो एक यात्रा वृत्तांत मधु कांकरिया जी द्वारा लिखित, उसका भाग 2 देखने वाले हैं। इसका मतलब हमने भाग 1 पढ़ लिया, किस प्रकार से लेखिका यात्रा के लिए जाती है, उसके साथ में उनकी सहेली और जो ड्राइवर ज़्यादा, और कहते हैं ना कि स्पोर्ट्समैन जो गाइड करता है वो कम। यानी कि कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो जतिन नार्गे था वह एक गाइड की तरह भी कार्य कर रहा था और गाड़ी भी चला रहा था, और साथ साथ में उनको सब कुछ बातें भी यहाँ इधर उधर की बता रहा था। कहने का तात्पर्य क्या है कि वहाँ की संस्कृति का उन्हें थोड़ा बहुत नॉलेज करवा रहा था वो। तो यहाँ तक हमने देखा था। आज देखते हैं कुछ आगे। इससे पहले हमने मधु कांकरिया जी का जीवन परिचय पढ़ लिया था और इसका यात्रा वृत्तांत का जो सारांश है वो हमने पढ़ लिया। और फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इससे संबंधित जितने भी अभ्यास प्रश्न उन सभी की चर्चा करेंगे। यह सब हमें हमारे पाठ्य पुस्तक कृति का भाग 2 में प्राप्त होता है। और ये यात्रा वृत्तांत ही है। यात्रा वृत्तांत क्या होता है? जब लेखिका कहीं की भी जब यात्रा करके आती है तो उसको अपने शब्दबद्ध लिपिबद्ध कर देती है, तो वह यात्रा वृत्तांत कहलाता है। बच्चों, ध्यान रखना, कक्षा 10 है, कृति का भाग 2, अध्याय संख्या 3 है और लेखिका का नाम क्या है? मधु कांकरिया। थोड़ा फास्ट चलना बच्चों, क्योंकि अध्याय बहुत बड़ा है ये भी। साना साना हाथ जोड़ी के लेखक कौन है? आपसे पूछ लिया जाए तो कौन है बच्चों? मधु कांकरिया जी है। कौन है? मधु कांकरिया जी हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो मधु कांकरिया जी द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत साना साना हाथ जोड़ी जो प्रार्थना है उसका पार्ट 2 देख लेते हैं हम। दरअसल मंत्रमुग्ध सी में तंद्रील अवस्था में थोड़ी ही दूर तक निकल आई कि अचानक पांवों पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नूपुर अचानक टूट गए हैं। यानी जो नूपुर जो बांधते हैं ना पैरों में घुंघरू, वो टूट गए हैं, ऐसा लगता है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों कि अभी से एक एक शब्द को हम लोग पढ़ते हैं। इससे क्या होता है कि हमें अभ्यास प्रश्नों में को करने में कुछ ज़्यादा ही ईजी हो जाएंगे हमारे लिए, इसलिए हमने एक एक लाइन पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, वैसे आप लोग एक बार किताब में पढ़ करके पढ़ोगे तो और भी अच्छा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। मैंने देखा इस अद्वितीय क्या होता है? इसके जैसे कोई दूसरे नहीं। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। यानी कि मैंने देखा कि इस बहुत अच्छा जो प्रकृति का पल पर सौंदर्य था, उनके बीच में कुछ निरपेक्ष रूप से कुछ पहाड़ी महिलाएं जी पत्थर तोड़ रही थी, वो बैठी थी। गूंथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और अथोड़े, कईयों की पीठ पर बंदी डोकों होता बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों? कहने का तात्पर्य यहाँ है कि वो जो कुछ हथियार हैं, कुदाल है, हथौड़े हैं, और साथ में उनके पीछे एक टोकरी बंधी हुई थी जिसमें उनके बच्चे भी हुआ करते थे। फिर भी वो पत्थर तोड़ने का कार्य कर रहे थे। मतलब पत्थर यानी मार्ग का निर्माण, सड़क बनाने का कार्य कर रहे थे, पहाड़ों को तोड़ करके। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी और कुछ बहुत ही ताकत के साथ कुदाल को जमीन पर मार रही थी। इतने स्वर्गीय सौंदर्य नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा
रहने की यह जंग मातृत्व और श्रम साधना का साथ साथ है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि इस भरपूर सौंदर्य में, यानी कि जहाँ पर केवल स्वर्ग कितनी सुंदरता दिखाई देती है, वहाँ पर माता का प्रेम और साथ में उनकी मेहनत को भी, दोनों को साथ साथ दिखाया है यहाँ लेखिका ने। वहीं पर खड़े BRO होता है बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी ने पूछा, यह क्या हो रहा है। उसने चुहलबाजी के अंदाज में बताया कि रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा बना रही है। यानी कि जिन रास्तों से आप सकड़े रास्तों जो आप पहाड़ों को देखने के लिए जा रही हैं, उनको हम लोग क्या करें, चौड़ा कर रहे हैं। तो किसने वहाँ पर BRO के एक कर्मचारी से पूछा, मैंने यानी लेखिका ने पूछा बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। उन्होंने बताया लेखिका के पूछने पर कि ये लोग क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि जिन्हें तुम बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ों की मदद छोटे छोटे रास्तों, सकड़े हुए रास्तों से, घुमावदार रास्तों से आप जा रहे हैं इस सौंदर्य को देखने के लिए, उनको ये लोग क्या करें, उस रास्तों को, उन सड़कों को क्या कर रही है, चौड़ा कर रहे हैं। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह है, मेरे मुँह से अकस्मात निकला। अकस्मात यानी अचानक, यानी कि फिर मैंने कहा कि यह बड़ा खतरनाक कार्य है, मैंने अचानक बोला। कहते हैं ना, कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक मुँह से स्वाभाविक रूप से निकलती हैं। वह संजीदा हो गया, कहने लगा पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई। अब कह रहा है वो बोर्ड ऑफ कर्मचारी ऑर्गेनाइजेशन का जो कर्मचारी, तो उसने कहा कि पिछले महीने तो एक व्यक्ति की जान भी जा चुकी है। बड़ा दुस्साध्य कार्य है, बहुत बड़ा कठिन कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना, यानी बड़ा ही कठिन कार्य है जो पहाड़ों पर क्या बनाना है, रास्ता बनाना। पहले डायनेमाइट से चट्टानों को उड़ा दिया, यानी पहले क्या होता है, बड़ी बड़ी चट्टानों को डायनामाइट से उड़ा दिया जाता है, उसके बाद उन बड़े बड़े पत्थरों को ये लोग तोड़ करके रास्ता बनाने कार्य कर रहे हैं। फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है। फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिछाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। यानी कि देखो कितना बड़ा कार्य है, बड़े बड़े पत्थरों पर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। फिर एक बाड़ा नहीं लगाते, उन बाड़ों को, उन पत्थरों को किनारों पर लगा देते हैं कि उधर कोई न जाए, नहीं गिर जाएगा। जरा सी चूक सीधा पाताल प्रवेश, बताया ना, यानी कि इधर भी खाई इधर भी खाई, बीच में बना रहे हैं, तो पहाड़ से नीचे गिरे तो गिरेंगे तो वो जो पत्थर तोड़ रहे हैं, उन पत्थरों को तोड़ तोड़ करके वो सड़क की जो सड़क बन रही है ना, उनके किनारे पे ऐसे ऐसे लगा रहे हैं रास्ते में। थोड़ी सी भी चूक होगी तो ऐसा लगता है कि सीधे पाताल में ही जा गिरेंगे, मौत ही होगी। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइंड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। तो आप ताज्जुब करेंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को जुठलाया है। कहने का तात्पर्य क्या है, आप ताज्जुब करेंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को क्या किया है, जुठलाया है। तो देख लो ये रास्ते जो बना रहे हैं ना, ये रास्ते जो बताया था अभी, वो देख लीजिए। तो कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर जो भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं, झरने हैं, पहाड़ है, ये जो पत्थर लगा रहे हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया, और फिर एकदम से मेरा पीछे की जो मैं देख के आया, उसमें मेरा जो चैन था वो बिल्कुल ही घूम गया। इसी प्रकार एक पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था, और ऐसा ही मैंने कहा, पलामू और गुमला के जंगलों में देखा, पीठ और बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियां। यानी कि मैंने ऐसी प्रकार का एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा, जहां पर पलाश के पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी कुछ युवतियों को मैंने वहां पर देखा था। कहाँ पर, पलामू में और गुमला में। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाटे होते, छाले पड़ जाते, आटन पड़ जाते हैं। एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है, कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब वो बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ती हैं, तो जब कुदालियाँ थोड़े से तोड़ती हैं तो छाले तो आटने तो पड़ी जाती हैं मोटे मोटे। तो कह रही है एक कहानी यह भी कह रही है कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है, कि सारी मलाई एक तरफ और सारे आंसू, अभाव, यातना, वंचना एक तरफ। यानी दोनों दो भागों में बांट दिया है कि सारी खुशियाँ तो एक तरफ है और इनके पास केवल क्या है, अभाव है, दुख है और बेगारी है। और तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहां तक आ गए। यानी कि लेखिका के साथ साथ कौन कौन थे, मणि और जितेन नारगे। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी, आप इन्हें नहीं पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके
आई हैं। यानी कि वो गाइड का काम कर रहा था, कह रहा था कि यहाँ जो देखना है वो देखो, यहाँ की जनता को तो आप बाद में भी देख सकते हैं। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन के प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एंड रिपेइंग यानी कम लेना और ज़्यादा देना जानते हैं। यानी कि ये ज़्यादा देना और कम लेना जानते हैं, यानी कि ज़्यादा कार्य करते और पैसा बहुत कम लेते हैं। ऐसी मेरे देश की जनता है। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है, मन ही मन सोचा मैंने। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे, तभी मैंने देखा कि वो शर्म सुंदरियाँ किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी कि जीवन लहरा उठा था और वह सारा खंडर ताजमहल बन गया था। और मैंने जैसे ही हम जीप की तरफ जा रहे थे तो कुछ बात कर रहे होंगे, उनके मन में आएगी, तो एकदम से वो खिलखिलाकर हंसते हैं, जैसे ऐसे लगा कि मुझे किसी खंडर में क्या बन गया है, ताजमहल बन गया है, खुशी का माहौल बन गया है। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था अब हम मोड़ पर हेयर पिन बेंट लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। यानी हेयर पिन क्या होता है, पहाड़ों पर चढ़ने वाले कुछ हथियार औजार होते हैं। हेयर पिन बेंट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। यानी कि 7-8 वर्ष की उम्र के बहुत सारे बच्चे स्कूल से लौट रहे थे, हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया कि हर दिन 3-3.5 किलोमीटर कि पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। अब देखो लेखिका का दिल वापस से धड़कने लग गया। क्यों? ये 7-8 वर्ष की उम्र के बच्चे 3-3.5 किलोमीटर रोजाना पहाड़ियों पर चढ़कर फिर स्कूल जाते हैं कि आसपास कोई स्कूल नहीं है, तो वह बहुत कुछ सोचती है कि मैं बहुत कुछ भी करूं, और उनका दिल भी दहलता है। तभी तो लेखिका ने यहाँ सौंदर्य के साथ साथ में यहाँ की बेगारी और अभाव के बारे में भी हमें बताने की कोशिश की है। क्या स्कूली बच्चे, क्या स्कूली बस नहीं? मनी के पूछने में जितेन हंस पड़ा। मैडम यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है। यानी जैसे शहरों में स्कूल बच्चों के लिए स्कूल के लिए वैन आती है ना, ऐसे उनसे क्या स्कूली बस नहीं है? तो उन्होंने कहा मैडम ये मैदानी क्षेत्र नहीं, ये क्या है, पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना वर्वीला नहीं मिलेगा। यानी कि आपको यहाँ मैदानों की तरह कुछ भी चीज़ ऐसी प्राप्त नहीं होगी जिससे आप लोग आश्चर्य न करेंगे। यह जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है और तराई में केवल ले देकर, यानी जैसे तैसे करके यहाँ पे एक ही स्कूल बनवाई गई है। दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और दूर दूर से बहुत, ये तो 3-3.5 किलोमीटर से आ रहे हैं, बहुत दूर दूर के बच्चे भी इस स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। और सिर्फ पढ़ते ही नहीं, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माँओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। ऐसा ही नहीं है कि ये स्कूल से आने के बाद माताओं के साथ मवेशियों, भेड़ बकरियों को चराने में जाते हैं और साथ में फिर आते हैं जब जंगल की में लकड़ियों गट्ठर बांध के अपने सर पर रखकर भी लाते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे। अब जितेन नार्गे कह रहा है खुद मैंने भी ढोए थे। खतरा अब भी धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे। संकरे यानी छोटे, यानी कम बिल्कुल ही। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है कि जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। यानी कि लेखक कह रहा है कि इन्हों जो रास्ते बनाए गए इंच भर इंच नापा है कि थोड़ा इंच भी टायर यदि गाड़ी का इधर हो गया तो हम बिल्कुल खाई में जाके गिरेंगे और हमारी मौत हो जाएगी। सामने ही लिखा था धीरे चलाए, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। और सामने कहते हैं ना धीरे चलिए सुरक्षित पहुंचिए, तो वहां लिखा था कि धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़ेगी फिर एक चेतावनी, वी केयर इन इंटर अराउंड। पर हमें नरबक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे। यानी कि हमें कोई नरबक्षी जानवर दिखाई नहीं दिया, केवल याक मिले, वो भी दूध देने वाले। काले काले ढेर सारे याक दिखाई दिए और एक नहीं दो नहीं बहुत सारे ढेर काले याक दिखाई देते हैं। पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक, यानी बहुत जिनके शरीर पर बहुत सारे बाल, यानी कि मोटे मोटे काले काले बालों वाले याक दिखाई दिए हमें। सूरज ढलने लगा, यानी शाम होने लगी। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर भी रखे हुए थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ। यानी कि आज भी गांव में जाकर देखेंगे ना तो कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं अपने सर पर बोझ रखे हुए अपने पशुओं के लिए और गोद में बच्चा लिए हुए भी उन्होंने चलती हुई आती हैं और उनको मतलब उसको जो रखा हुआ है ना सर पर जो बोझ, उसको भी हाथ नहीं लगाती। वो बिल्कुल इस प्रकार से आती हैं बच्चे को गोद में लेते हुए कि इस प्रकार से एक आदत सी पड़ जाती है, उनको हैबिट सी पड़ जाती है अपना कार्य करने में। तो वही बात यहाँ है, कुछ महिलाएं थी जो गायों को चरा कर ला रही थी, पहाड़ी महिलाएं, उसके उनके सिर पर गट्ठर भी रखा हुआ था लकड़ियों का।
उतरती संध्या में जीप जब चाय के बागानों से गुजर रही थी, फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने, बोकू क्या होता है, सिक्किम का परिधान पहनावा होता है। बोकू क्या होता है, सिक्किम का परिधान या पहनावा पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से धमकता गुलाबी चेहरा, यानी कि नदी की तरह उफान लेता हुआ उनका जवानी और मेहनत के धमकता हुआ गुलाबी चेहरा। मेहनत भी करे तो उनका चेहरा गुलाबी नजर, गुलाबी की तरह गुलाबी जैसा चमक रहा था। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था, यानी चटक लाल रंग का एक पहनावा सिक्किम का पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा, आभा होता है चमक, आभा क्या होता है, चमक, यानी कि सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्र मुग्ध सी में चीख पड़ी थी, इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य है। यानी कि एक महिला, एक जो पहाड़ी महिला थी, उसने एक लाल चटक रंग का एक बोकू पहन रखा था, पहनावा पहन रखा था सिक्किम का, तो ऐसा लग रहा था जैसे डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुष छटा बिखेर रहा था, वह उसका पहनावा। युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायोंग में पड़ाव लेना था, यानी युमथांग पहुंचने के लिए हमें लायोंग में रात में ठहराव करना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायोंग, सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चित सो रही थी। यानी कि गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी, यानी मानवीकरण अलंकार है, बच्चों के लिए क्या है, नन्ही सी शांत बस्ती। यहाँ बस्ती के लिए क्या है, वैसे नन्ही सी बच्चों के लिए प्रयोग लिया जाता है, तो बस्ती है कौन सी, लायोंग। उसी लायोंग में हम ठहरे थे और उसी नन्ही सी बस्ती में हम ठहरे जिसका नाम था लायोंग। तीस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से कमरे घर में, यानी कि तीस्ता नदी के तीर पर एक लकड़ी का घर था छोटा सा, उसमें हम लोग ठहरे थे। मुँह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कल कल बहती तीस्ता में मिल रहा था। मदीम मदीम हवा बह रही थी, धीरे धीरे हवा चल रही थी। पेड़ पौधे झूम रहे थे, गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति। देखो कोई शब्द नहीं ऐसा समझ में, ऐसा है नहीं कि जो मैं समझाऊं, तो थोड़ा आप लोग अच्छे से पढ़ना इसको और अभ्यास प्रश्नों को करने का हल करना थोड़ा सा। मंदिर की घंटियों सी, घुंघरुओं की रुनझुनाहट सी, आंखें अनायास भराई, ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे बित्थर उगने लगा। वही सुख शांति और सुकून है जहां अखंडित संपूर्णता, पेड़ पौधे, पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय ताल और गति में गा रहे थे। यानी कि कहने का जैसे शाम की संध्या होती है तो आप लोग पता है ना, पूजन आरती का समय होता है, तो वही सब कार्य यहाँ हो रहा है अपनी अपनी प्रकृति संस्कृति के अनुसार। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य सब अपराध किया है। अक्षम्य यानी जिसको क्षमा नहीं किया जा सके। यहाँ पर उपसर्ग है और क्षमा मूल शब्द है और यह प्रत्यय है। हिमालय हम मेरे लिए कविता ही नहीं दर्शन बन गया था। ये लेखक कह रही कि हिमालय मेरे लिए कविता ही नहीं, मेरे लिए एक दर्शनीय स्थल भी बन गया है। अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजुली में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा, स्मृति में कौंधा। हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है, क्या संकल्प करूं, पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाल होता विषया जहर, सारी तामसिकता होते हैं जिसे कहते हैं ना कि अंधकार सी, बुराइयां सी बह जाएं। इतनी इसी बहती धारा में रात धीरे धीरे गहराने लगी। कहने का तात्पर्य क्या है कि अपनी उंगलियों में अपने इस ऐसे प्रकार पानी ले लेते हैं ना, तो ऐसे डालते हैं तो संकल्प लिया जाता है कि मैं आज के बाद ऐसा कार्य करूंगा, किसी को बुरा नहीं करूंगा, या मैं ऐसा पढ़ूंगा, ऐसा करूंगा, तो ऐसा संकल्प लिया जाता है। लेखिका कह रही है कि मैं इस स्थिति में नहीं थी कि मैं कोई संकल्प ले सकूं। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया। यहाँ देखो मानवीकरण अलंकार है, काला कंबल कौन ओढ़ता है, इंसान ओढ़ता है, लेकिन यहाँ हिमालय को ओढ़ता हुआ बताया गया है।
जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक वह रात महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक ही देखते रह गए। अवाक यानी होता है बिना बोले, बिल्कुल अप्लग रूप से, बिना मुंह को बिल्कुल दबाए हुए, होठ बिना खोले हुए, अवाक रूप से बिना बोले देख रहे थे। कितने वर्ष की मणि? 50 वर्षीय मणि, जो जवानों को भी मात दे रही थी डांस करने में। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आता था इतना आनंद? यानी लेखक कह रहे इतना आनंद उसमें कहाँ भरा हुआ था, मेरे को तो पता नहीं। लायों की सुबह बेहद शांत और सुरम्य, यानी बहुत ही सुंदर। तीस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल कल कर बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार था। यानी ध्यान रखना, यानी कि जो लायों में जो उनका जीविका आजीविका का जो साधन था वो कौन क्या क्या था? पहाड़ी आलू था, धान था और दारू का व्यापार था। धान दारू और क्या था? आलू, पहाड़ी आलू। देखो वैसे देखे तो आलू धान और दारू, आलू दारू और साथ में धान। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। कहाँ? लायोंग में। अप्रैल का महीना था, शुरुआत था, तो यहाँ एक बर्फ का टुकड़ा भी लेखिका को प्राप्त नहीं हुआ। यद्यपि हम सी लेवल 2 से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे, यानी कि हम लेवल एक तल को बांट दिया जाता है कि वन लेवल एक स्तर पर इतनी फुट होगा, फिर इतना दूसरी लेवल दूसरा तल पर इतना होगा। तो हम लेवल सी लेवल के 2 परत पर थे, यानी सी के वो भी अलग अलग लेवलों में A1 A2 B1 B2 इस प्रकार से। तो हम सी लेवल के 2 से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं, यानी स्वर्ग से कम नहीं। बात तो सही है, यदि हम लोग मैदानी इलाकों से चल कर के हम किसी जगह जाएं तो बर्फ़ देखने का जो हमें जो शौक होता है वह किसी स्वर्ग से अच्छा, स्वर्ग से ज़्यादा सुंदर नहीं लगता। हमें लगता है यही स्वर्ग है। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी युवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, पर यदि मैं कटाऊ चली जाऊं तो मुझे वहां सर्द या बर्फ मिल जाएगी। कटाऊ यानी भारत का स्विट्जरलैंड, यानी कि लेखिका कह रही है, यानी कि एक आदमी ने बताया सिक्किम परिधान वाला कि यहाँ पर स्नोफॉल गिर चुका है, वायु जो भी प्रदूषण के कारण वह बहता हुआ चला गया है, लगातार बह रहा है, कम हो रहा है स्नोफॉल। और जब लेखिका कह रही है कि मुझे यहाँ तो बर्फ़ नहीं मिल सकती, लेकिन मैं यदि कटाऊ चला जाऊँ, जिसे भारत का, हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है, स्विट्जरलैंड कहा जाता है, तो वहाँ तो मुझे बर्फ़ मिल सकती है। कटाऊ जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाऊ जो लायोंग में 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफ़र था। यानी कि लायोंग से, इन कटाऊ जो लायोंग से कितने फीट ऊंचाई था? 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफ़र था। यानी कटायों से, जो भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, लायोंग से 500 फीट की ऊंचाई पर था। यानी लायोंग से 500 फीट ऊंचाई पर क्या था? कटायू था और करीब 2 घंटे का वह रास्ता था, यानी कि सफ़र था। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्साहपूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुडुप कर लिया था। गुडुप यानी खाना, यानी निगल गया था। मीठी झिड़कियाँ देकर उसने गाय को भगा दिया। और मीठी कुछ जो अपन कहते हैं ना, एक तरीका होता है पशुओं को भगाने का, उसी तरीके से उस गाय को उसने भगा दिया। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र कटाओं का रास्ता और खतरनाक था। उस पर धुंध और बारिश, यानी अब कटाऊ जा रहे थे वो। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। और जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियाँ, सब पर बादलों की परत थी, धुंध की परत थी। सब कुछ बादल में था, यानी सब कुछ बादलों में रखा हुआ था। जितेन गाड़ी चला रहा, वह केवल अंदाज से चला रहा था। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीभ, और बादलों को ऐसा लग रहा, बिल्कुल धुंध बादल थे, ऐसा लग रहा था कि बादलों को चीरते हमारी जीभ निकल रही है। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था। और खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें क्या कर दिया था? मौन कर दिया था। और उस पर बारिश एक चूक
और सब खल्लास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हम देख रहे थे कि जीप को भी ऐसे कि क्या बात है, कहीं गिर ना जाए, डर तो लगता है फिर भी। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। यानी केवल सांस लेते हैं ना, जैसे शाम को घड़ी की टक 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 भी सुनाई देती है, तो कोई श्वास लेता है वो भी सुनाई देता, तो ऐसे ही उनको केवल सांस, अपने सांस की आवाज़ आ रही थी और कोई प्रकार की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी, इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। थोड़ी दूर आगे बढ़े की फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी, साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मनी स्विट्जरलैंड घूम आई थी पहले ही, 50 वर्षीय थी, ध्यान रखना। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर। यानी कि जब कहा ना, जितेन नार्गे ने बताया लेखिका को कि जो कटाऊ है वह हमारे हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है, लेकिन जब प्रतिवाद किया, बीच में ही बात को टोक दिया, उसकी बात का कटाक्ष करते मनी कहती है कि मैं पहले ही स्विट्जरलैंड घूम आई हूँ, इतना ऊंचाई पर भी नहीं और इतना सुंदर भी नहीं है जितना हमारा कटाऊ है। हम कटाऊ के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था कि जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई और कहीं वह धूप में बह गई। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताज़ा बर्फ है, लगता है रात में गिरी यह बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे। ये लेखिका कह रही थी ना, लायों में दिखाई नहीं दे रहा, तो कह रही थी कटाओ यदि हम पहुंच जाएं तो पहाड़ के पत्थर, बर्फ के पत्थर हमें पहाड़ दिख सकते हैं, बर्फ के पत्थर दिख सकते हैं, पहाड़ दिख सकते हैं, साबुन के जाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ। यानी लेखक वो जितेन नार्गे कह रहा है कि रात को कहीं पड़ी है, सफ़ेद सफ़ेद बर्फ है। मैं जीप की खिड़की से मुंडी यानी सिर निकाल कर दूर दूर तक देख रही थी चांदी से चमकते पहाड़। यानी कि मैं मुंडी यानी सिर खिड़की से बाहर निकाल के देख रही थी दूर से कि जैसे चांदी जैसे पहाड़ यानी बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई दे रहे थे। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोछो, यानी कि अच्छा है। वह उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहाँ सीखी? अपने भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा। यानी कहने का तात्पर्य जब उसने पूछा कैसा लग रहा है मैडम, तो कह रहे राम रोछो। फिर वो अपनी ही बोली की आवाज़ सुनकर के वो कहता है कि अरे वाह, आपने नेपाली भाषा कहाँ सीख ली? उसका चेहरा अचानक चमक उठता है और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। तिम्रो माया संदे मलाई सताऊंच, यानी तिम्रो माया संदे मलाई सताऊंच, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहु और बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। याद रखने थोड़ा, तिम्रो माया संदे मलाई सताऊंच, ये तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ, ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे को रंगत को कैमरे में कैद करने में लगे थे, यानी फोटो खींचने में लगे थे। मेरे पाँव झनझन करने लगे थे पर मन वृंदावन हो रहा था। वृंदावन में बहुत खुश हो रहा था, भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीले जन्नत को जी भर देखूं, पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाऊ, युमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। खैर, यानी उसने सोचा कि मेरे पास बर्फ़ की जूते नहीं थी, इसलिए मैं बर्फ़ पर नहीं जा रही थी। मेरा बर्फ़ जैसे पैर टिकता, झनझन करता मेरा पैर, तो बड़े बड़े जूते ले लेती किराए पर। लेकिन वो कह रहे हैं ना कि ये टूरिस्ट स्पॉट्स नहीं है, कटाऊ, युमथांग, झांगू लेक की तरह, तो यहाँ कोई दुकान नहीं है, नहीं, वरना मैं किराए पर ले लेती। दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिसे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। कहने का तात्पर्य क्या है कि लोग तो फोटो खींच रहे थे उसको अपने हृदय में रखने के लिए, बार बार देखने के लिए, और मैं उसे अपने हृदय में वैसे ही देख करके बसा रही थी। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिम शिखर मुझे
आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे, और संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिम शिखर है जो मुझे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसे ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की थी, और ऐसे ही विभोर कर देने वाली दिव्यता चमक के बीच में ऋषि मुनियों ने भी क्या लिखा था, वेदों की रचना की थी। जीवन सत्यों को खोज रहा था। सर्वे भवन्तु सुखिनः यह का महामंत्र पाया होगा, यानी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा, यानी सभी जब भी जो भी जाप तप करते हैं तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी से रहें, तो ऐसा ही सब कुछ सब कहते होंगे। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। यानी कि लेखिका कह रही कि इसको, जिस सुंदरता को देख रहे, बड़ा सा बड़ा जो डाकू होता है, अपराधी होता है, वह भी देख ले तो वह कुछ समय के लिए तो करुणा यानी दुख का अवतार बन जाता है, बुद्ध बन जाता है। करुणा होता है दुख। और तभी दिमाग में कोंदो की मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था, यानी कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता के बारे में अपनी रचना में लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता है और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता है। यानी मिल्टन ने ईव की सुंदरता के बारे में अपनी रचना में लिखा था कि कोई अपराधी से देख लेता है तो वह एक बार ठगा सा अचानक विभोर होकर के हो जाता है और दूसरों पर अमंगल करने की जो बात थी वह भी उस बात को भूल जाता है। मैंने मनी से पूछा क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता, यानी लेखक कह रहे मनी से पूछा मैंने क्या मिल्टन की वह जो यूं की किसकी ईव की जो सुंदरता लिखी है जो आपने पढ़ी है क्या। पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल में जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी ये हिमशिखर जल स्तंभ हैं पूरे एशिया के। मणि कह रही है देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब तराही मचती है तो ये बर्फ शिलाएं पिघल कर जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, जब बिल्कुल पानी नहीं होता है तो ये जो बर्फ है ये पिघल जल के रूप में हमारे पास आती हैं। जब हम पानी के लिए तराही मचाते हैं, पुकार आह्वान करते हैं जल के लिए, तो ये बर्फ पिघल के हमारे पास जल के रूप में आती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया, जाने कितना ऋण है पर हम इन दिनों का हिमशिखरी का, यानी कि मणि ने अभिभूत होकर माथा नवाया, जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का और हिम शिखरों का, यानी कि हमारे पर पता नहीं कितना कर्जा है इन नदियों और शिखरों का। मणि कहती है ध्यान रखना कितना संसार कितना सुंदर है। शोपन जगाते उन लम्हों को मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफर थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्का दुक्की फौजी छावनियां। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है, छावनियां बनी होती है नसीराबाद छावनी इस प्रकार से। तो ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है जहां पर फौजी रहते हैं। थोड़ी दूर पर चीन की सीमा थी, यानी कि बॉर्डर आ गया, कुछ दूरी पर चीन की सीमा भी थी। एक फौजी से मैंने कहा इतनी कड़कड़ाती ठंड में, यानी उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था, आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। वह हंस दिया एक उदास हंसी, आप चैन की नींद सो सके इसलिए हम यहाँ पहरा देते हैं। यानी कि जहाँ थोड़ी दूर बाद चीन की सीमा आती है वहाँ बॉर्डर पर एक फौजी से लेखिका ने पूछा कि आप इतनी ठंडे -15 डिग्री सेल्सियस है तो कैसे रहते, तो कहता है कि आप चैन से नींद ले सके इसलिए हम यहाँ पहरा देते हैं रात को। फेरी बेटुला यानी फिर मिलेंगे कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी, यानी कि फेरी बेटुला मतलब फिर मिलेंगे, इतना कहने के बाद उसने जीप स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर बाद फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में वैशाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे। कहने का था महानगर में रहते हुए कभी ध्यान नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में वैशाख यानी बैसाख एक भारतीय महीने का माह का नाम है, महीने में भी 5 मिनट में हम ठिठुरने लगे थे।
हमारे ये जवान पौष और माघ, यानी जवान यानी कि यहाँ भी मानवीकरण किया गया है। यानी जवान किसको बताया? पौष और माघ, जो भारतीय महीनों के 12 माह होते हैं ना, जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघ, पौष, माघ, फाल्गुन, ऐसे ही इनका नाम बताया। पौष और माघ को क्या बताया गया? जवान बताया गया। और जो वैशाख माह था, जो गर्मी का माह था, उसमें हम लोग 5 मिनट में ठंड से सिकुड़ने लग गए थे। मैं भी जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि पेट्रोल के सिवाय सब कुछ क्या हो जाता है? यहाँ पर जम जाता है, लेकिन फिर भी ये फौजी यहाँ पर क्या रहते हैं? जवान रहते हैं और खड़े रहते हैं। अर्थात ये पौष और माघ है ना, जो माह, ये दोनों भी क्या रहते हैं? जवान रहते हैं। और जिन संकरे, घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने में हमारे प्राण कांप रहे थे, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही खत्म हो गए। यानी जिन खतरों रास्तों से हम चलते हुए डर रहे थे, जाने कि इन रास्तों को बनाने के बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच एक खोज यात्रा थी। पूरा सफ़र चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। यानी यह खोज यात्रा जो पूरा सफ़र चेतना और अंतरात्मा में क्या मचा रहा था? हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर, यानी अब हम वापस लायुंग लौटकर फिर कहाँ जाने वाले थे? युमथांग की ओर जाने वाले थे। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा आया था। नेपाल से कुछ दिन पूर्व जितेन वहाँ से आया था। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। ढेर प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल। यानी कि युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। क्या? ढेर प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल हमें दिखाई देने लगे। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा, पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो। प्रियुता और रोडोडेंड्रो जैसे फूलों के। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ बंदर दिखे, ध्यान रखना। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौली दिखाती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। कहने का तात्पर्य क्या है कि पहाड़ी कबूतरों को उड़ाते जब हमारे बीच युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हो गए। बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। बात तो सही है। यानी यदि हम सोच कर जाए ना, हम वहाँ घूमने जा रहे हैं, तो रास्ते का जो बीच का जो रास्ता होता है, जो समय होता है, वह वहाँ से ज़्यादा ही अच्छा मनोरंजनपूर्ण लगता है। बाद में ऐसा हमें पता भी चलता है और होता भी ऐसा ही है। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किम युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? वो कहता है, नहीं, हिंदुस्तानी। नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। यानी कि जब ये टूरिस्ट स्पॉट, यानी सिक्किम जब स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था, क्योंकि शेखर दत्ता के दिमाग में ऐसा आया था। लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम की जानकारी देता रहा। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े फूल, थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे वहाँ चावल की खेती भी होती है। यानी जहाँ से कहा जाता है कि यहाँ गुरु नानक की फुटप्रिंट है, गुरु नानक की थाली से कुछ चावल, कुछ धान गिर गया था और वहाँ आज चावल की खेती भी होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदूम कहते हैं। यानी कि करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली उठाई, कहा कि मैडम इसे क्या कहते हैं? खेदूम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया था खेदूम का। यहाँ देवी देवताओं का निवास है, यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। यानी कि यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा, यहाँ क्योंकि यहाँ देवी देवताओं का क्या है? निवास है। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते। उसने जीभ निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं, इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। बात तो सही है। यदि हम प्रकृति को गंदा करेंगे, प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे तो हमें भगवान भी एक दिन मार देगा। तब भी गैंगटोक इतना सुंदर है, मैंने कहा। गैंगटोक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब पहाड़। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया, मैडम युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। शेखर दत्ता आएगा देखना। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसे भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर
दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर क्यों नहीं इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। उसके बाद यह टूरिस्ट स्पॉट बना है। आप देखिए अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन ही रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन में कहती हूँ। जीप आगे बढ़ने लगी। तो ये था मधु कांकरिया जी द्वारा रचित साना साना हाथ जोड़ी एक यात्रा वृत्तांत था, जिसमें लेखिका जितेन के साथ मणि के साथ घूमने गई हुई है। मणि जो है 50 साल की औरत है, वह जवानों को मात दे देती है डांस करने में, नाचने में। तो तीस्ता नदी के ऊपर जो किनारे पर जो घर रुका था वहाँ पर वो ठहरे थे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि वो युमथांग पहुँचे, थोड़ा निराश हो गए थे क्योंकि लायोंग का जो दृश्य था वह उनको मनमोहन लग गया था। वहाँ बड़े बड़े पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए दिखाई दे दिए थे। अब वहाँ ऐसा कुछ दिखाई दिया नहीं था। वैसे यहाँ पे जो बताया गया है कि जो गैंगटोक है उसका मूल नाम क्या है, गंगटोक है। और अब ऐसे बहुत सारे यहाँ स्थल ऐसे आए हैं जिनकी सुंदरता के बारे में उन्हें बताया गया है कि, और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि जो चौड़े चौड़े रास्ते जब युमथांग जाने के लिए मिलते हैं, लेकिन उससे पहले जब लायोंग में गए हम लोग तो सकड़े सकड़े रास्ते से इनको बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी दी है। इस प्रकार से लेखिका ने हमें यहाँ वहाँ के लोगों की मेहनती के बारे में और किस प्रकार से वो लोग बेगार हैं, गरीबी हैं, किस प्रकार से 7-8 साल के बच्चे बहुत सारे 3-3.5 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल कैसे जाते हैं, तो इन सब के बारे में उन्होंने हम बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ बच्चों यह सब आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।